तो आज हम फिर से वापस आ चुके हैं एक और अमेजिंग सा मिस्ट्री पॉडकास्ट लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेन इन ब्लैक। स्टाइल थोड़ा कम। काले वस्त्रों वाले आदमी या काले में आदमी। मैन इन ब्लैक मैन का इन ब्लैक हिंदी है, हिंदी ट्रांसलेशन क्या बनेगा? आदमी काले में। या काले मैन इन ब्लैक, काले के अंदर आदमी। तो मैन इन ब्लैक की जो कहानी है ना वो भाई वो बहुत बड़ी, मतलब एक फैसिनेशन है, एक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो उन लोगों पे निगरानी रखते हैं जो यूएफओज के ऊपर रिसर्चेस कर रहे हैं, जिनके पास कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस है, ठीक है, और या फिर ऐसे लोगों पे निगरानी रखने के लिए जिन्होंने किसी भी टाइप का कोई भी बहुत बड़ा यूएफओ इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया हो, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की, बताने की। तो वहाँ पे कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि हाँ भाई कुछ ब्लैक कोट एंड टाई, ब्लैक पैंट, हैट, ब्लैक, सब कुछ, मतलब जो भी उन्होंने ऊपर से नीचे तक पहने हुए कपड़े, सिर्फ उनकी शर्ट के अलावा सारी चीज़ ब्लैक रहती है उनकी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब उन्होंने उन लोगों से बात करी तो वो बड़े ही, मतलब अनह्यूमन लग रहे थे। अनह्यूमन का मतलब कि किसी ने कहा कि यार उनका जो स्किन थी, उनकी आंखें थी, वो बहुत ही मतलब ह्यूमन से डिफरेंट लग रही थी, ठीक है। किसी ने कहा कि उनके बोलने का तरीका बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक था। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स में से मैं 2 इंसिडेंट्स लेकर आया हूँ आज, ठीक है। तो सबसे पहली जो इंसिडेंट है वो है एल्बर्ट बेंडर का। तो एल्बर्ट, जो मैन इन ब्लैक का जो पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, आज जो हम हॉलीवुड मूवीज़ में और क्या कहते हैं काले चश्मे और सूट वाले एजेंट्स देखते हैं, उनका असली डर और जो भी सारी कहानी थी 1950s में एल्बर्ट बेंडर से ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो एल्बर्ट बेंडर ब्रिजपोर्ट पूरा नाम था इस बंदे का। तो यूएसए के कनेटिकट में रहता था। तो इसने इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो आईएफएसबी की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका काम वही था कि यूएफओस और एलियंस के जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जो साइटिंग्स हो रही हैं यूएफओस की, उनके ऊपर रिसर्च करना, लोगों की कहानियाँ इकट्ठा करना। तो अब होता क्या है कि 1953 में एल्बर्ट बेंडर ने क्लेम किया कि उन्होंने यूएफओस का राज सुलझा लिया है। अब उन्होंने अपनी मैगजीन में लिखा कि वो अगले इशू में एक ऐसा सच बताएंगे जो पूरी दुनिया को हिला देगा, लेकिन वो अगला इशू कभी नहीं आया, ठीक है। तो अब वो काफ़ी टाइम बाद जब अपने, क्या कहते हैं ना, कि वो उसमें चले गए थे, एक तरीके से अंडरग्राउंड हो जाना, कि सब कुछ उन्होंने रोक दिया, किसी टाइप की कोई रिसर्च नहीं करी, ना किसी टाइप का उन्होंने कोई नया बयान दिया यूएफओस वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो जब वो काफ़ी टाइम बाद बाहर आए इस चीज़ से, लोगों को बताने के लिए कि आखिर क्या हुआ कि उन्होंने इतना लंबा ब्रेक लिया, तो बेंडर ने कहा था, एल्बर्ट बेंडर ने, कि उनके खुलासे से पहले ही उनके कमरे में 3 अजनबी लोग आ गए, ठीक है। उन्होंने काले सूट, काले चश्मे और काले हैट पहने हुए थे, उनकी आंखें चमक रही थी और उनका लहजा बहुत डरावना और रोबोटिक था। उन्होंने बेंडर को धमकी दी कि अगर उन्होंने यूएफओस के बारे में कुछ भी और छापा या बताया तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तो बेंडर इतना डर गए कि उन्होंने तुरंत आईएफएसबी बंद कर दी और मैगजीन निकालनी भी बंद कर दी। वो महीनों तक डर के साए में जीते रहे और अंडरग्राउंड रहे। तो उनकी जो मैगजीन थी उस टाइम पे बहुत फेमस थी, तो उनकी मैगजीन का नाम था सॉसर ब्यूरो, ठीक है। नहीं, सॉसर ब्यूरो तो उनकी आईएफएसबी, इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। और स्पेस रिव्यू नाम की यूएफओ मैगजीन निकाला करते थे वो। तो
मतलब फेमस लोगों के साथ हुए इंसिडेंट, क्योंकि ये बंदा काफ़ी फेमस था यूएफओ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और रिसर्चर्स के बीच में। तो ये वो फेमस पहला इंसान है जिसके साथ ये घटना घटी थी, जब लोगों को इस बंदे के थ्रू मास स्केल पे पता चला कि हाँ, मैन इन ब्लैक जैसी भी कोई चीज़ है जो लोगों को आकर परेशान करती है, वार्निंग देती है। ये वाला कब बताया तूने, कब कौन से सन में हुआ? ये हुआ था 1950s में। 1950s में, यानी कि इससे भी पहले एक केस हुआ है कौन सा? जिसे कहते हैं कि मतलब पहला MIB वाला केस। मैन इन ब्लैक। हाँ, मैन इन अच्छा। ब्लैक वाला। और रियल इसको ऑफिशियली भी मतलब कि कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड है, ऑफिशियली भी बोलते हैं उसको कि है ये चीज़। तो उस बंदे का नाम है हैरोल्ड, ये एक सेकंड रुक जा। हाँ, तो हैरोल्ड डेहल। ओके। तो ये किस्सा 1947 का है, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो बंदा एक बार रात के टाइम 2 बज रहे थे, ठीक है। तो वो बोट लेकर के वहाँ पे क्या नाम है, लेक में, जगह कौन सी बताई इन्होंने, जगह इसमें मेंशन नहीं, आई थिंक सो। हाँ, तो चल ये है कि वो बोट लेकर के अपनी, उसके साथ उसका एक कुत्ता था, दोनों शायद वो ड्रिंक कर रहा था वहाँ बैठ के बोट में, नदी में, ठीक है। तो उसने जब देखा ना ऊपर, उसको काफ़ी सारी लाइट्स दिखाई दी वहाँ पर, ओके। कि कुछ तो उड़ रहा है। ठीक है। तो वो डर के मारे मतलब बोट को अपना लेके आया, अपना घर पे आ गया। तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह कि उसने उसके घर पे ना एक ब्लैक कपड़ों में, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक कपड़े, टाई लगा रखी है, वाइट शर्ट और ग्लासेस लगा रखे हैं ब्लैक, उसके घर की डोरबेल बजाता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो बिना कुछ मतलब हाय हेलो कुछ हाउ आर यू कुछ नहीं, सीधा उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारी वाइफ है, अभी वो उनका क्या नाम है, वो अभी यहाँ से अपनी मदर के घर गई हुई है, तुम्हारा चिल्ड्रन है, तुम्हारा डॉग है, मतलब सब कुछ A to Z एक्सप्लेन कर दिया उसने, उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हाँ, हर चीज़ और हर इंसान के बारे में। सब कुछ उसके सामने बोल दिया। तो भाई वो एकदम हक्का बक्का रह गया सामने कि ये कौन है भाई। तो फिर वो वहाँ से जैसे ही मुड़ता है, उसको मुड़ के बोलता है कि जो तुमने कल देखा उसे भूल जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वहाँ से चला जाता है। इनसेन। तो ये पहला केस था भाई। तो जैसे मैंने कहा कि मैन इन ब्लैक का जहाँ भी जिक्र आता है वहाँ पर यही है कि वो उन लोगों से जाके मिलते हैं और उनको वार्निंग देते हैं जिन्हें किसी भी टाइप का यूएफओ एक्सपीरियंस हुआ है, यूएफओ साइटिंग की है किसी भी इंसान ने, या फिर कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास यूएफओज या एलियंस से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है और वो कुछ भी ऐसा बड़ा खुलासा कर सकते हैं, तो उनको जाके सीधा उनका काम होता है वार्निंग देने का, चेतावनी देते हैं उन्हें, खुली हाँ, चेतावनी जिसे कहते हैं, खुली चेतावनी कि जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जिस भी पोजीशन पे हो, रोक दो अपना काम। तो क्या कहते हैं कि अब ऐसी ही एक और कहानी है, हम सुना देते हैं, उसके बाद थ्योरीज पर डिस्कस करेंगे इनकी, है ना। अब ये माइक से ही कर लियो अपना ऐसे, ठीक है। तो अब दूसरी कहानी आती है। वैसे इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे मतलब ऐसे किस्से हैं ना जो हैं अभी भी रियल लाइफ में, कि लोग दावा करते हैं कि भाई उनके साथ मतलब उन्होंने कुछ ऐसा देखा और उनको चुप कराने के लिए ऐसे लोग आए हैं। मतलब उन्होंने वीडियोस बना रखी है, बल्कि मैंने एक होटल की भी देखी थी, वीडियो तो नहीं देखी मैंने, एक आर्टिकल में देखा था, वो बता रहे थे कि मतलब किसी होटल में, हाँ वो तो बहुत फेमस इंसिडेंट है, उसका सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है उस होटल का। 2 मैन इन ब्लैक आ रहे हैं, वो अंदर जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वापस निकल जाते हैं। बेसिकली वो शायद उस होटल के ओनर को नहीं, स्टाफ से, जब मैंने देखा ना स्टाफ से पूछताछ कर रहे थे, स्टाफ से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ होटल में किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ढूंढने आए हुए थे, उसका नाम पूछ रहे थे वो, और वो बंदा होटल में था नहीं। तो उसके होटल के स्टाफ ने ये पूरी कहानी, किसी एक बंदा था जो स्टाफ में काम करता था वहाँ पे, उसने ये पूरी कहानी बताई थी कि ऐसे ऐसे मैंने देखा था अपने होटल में जहाँ मैं जॉब करता था, फिर उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी है वहाँ पे,
तो पूरा हाँ वैसे ही उन्होंने हैट्स पहनी हुई हैं वो ताकि सेम उनका मतलब चेहरा जैसे छुपा, तूने जैसा मतलब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ना उनका, हाँ सेम वैसे ही ड्रेस कोड में 2 बंदे थे। हाँ और जैसे आते तू भी वो बता भी ऐसे ही रहे थे पेयर हाँ में कि 2 ही दो बंदे ही आते हैं आएँगे, वो कभी 3 नहीं, कभी 4 नहीं, हमेशा 2 लोग सिर्फ़। और उनके पास एक पुरानी गाड़ी होगी चमचमाती हुई। हाँ, तो हमेशा 2 लोग आते हैं। हम्म तो अभी जो हमारी तीसरी कहानी है, वो है डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस के बारे में, ठीक है? हम्म तो अब होता क्या है कि सितंबर 1976 में डॉक्टर हॉपकिंस यूएसए के अंदर ही मेन जो जगह है वो वहाँ रहते थे, ठीक है? तो उन्हें एक कॉल आया एक आदमी का जिसने खुद को यूएफओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट बताया। उसने कहा कि हॉपकिंस से उन्हें एक यूएफओ केस के बारे में बात करनी है, ठीक है? तो हॉपकिंस ने उसे घर अंदर आने की इजाज़त दे दी कि ठीक है, ओके, आ जाओ। तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा, वो आदमी तुरंत उनके दरवाजे पे खड़ा था, नॉक हो गई, टक टक। तो उनको सरप्राइज हुआ कि यार इतनी जल्दी कोई कैसे आ सकता है अंदर, अभी तो मैं चेयर से उठा भी नहीं और फटाफट ही चल के अंदर भी आ गया, ही वाज हम्म सरप्राइज। सो तो जब डॉक्टर हॉपकिंस ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल इंसान नहीं लग रहा था, ठीक है? उसने एक ब्लैक सूट, वही सेम ब्लैक सूट, ब्लैक टाई, वाइट शर्ट पहनी थी और ब्लैक शूज़ जो बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहे थे। उसका जो चेहरा था बिल्कुल सफ़ेद था, उसकी कोई पलकें, आईलैशेस नहीं थी और ना ही आईब्रोज थी। एकदम कहते हैं ना फ्लैट छिला हुआ चिकना चेहरा, एक बाल का मतलब एक हम्म नामो निशान तक नहीं था उसके चेहरे पे। हाँ और ऐसे भी तो कहते हैं स्किन मतलब ऐसी लगती है जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक की स्किन हो कि मतलब कि हाँ हाँ, नकली टाइप कुछ स्किन नकली बना रखी है, हाँ ठीक है? और उसके जो होंठ थे वो भी बहुत अजीब थे और बहुत ज़्यादा रेडिश दिख रहे थे। तो जब उन्होंने गौर से देखने की कोशिश करी ना उसको, तब उनको पता चला कि ओके, इसने लिपस्टिक लगाई हुई है, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर उस लिपस्टिक को मैं अपने माइंड में रिमूव करके इमेजिन करूँ उस इंसान का चेहरा, तो कहते हैं कि उस इंसान का चेहरा बिल्कुल ऐसा था कि माउथ की जगह पे खाली यहाँ पे एक ओपनिंग है, उसके कोई लिप्स नहीं थे, उसने वो लिपस्टिक लगा हम्म के लिप्स की शेप बनाई हुई थी खाली। अच्छा हाँ, तो ऐसा था। और जब वो बोल रहा था तो बिल्कुल रोबोट की तरह मोनोटोन में बात कर रहा था एकदम। हाय, कैसे हो आप, मुझे आपसे सवाल पूछना है, इस तरीके से। हम्म तो अब बातचीत के दौरान उस मैन इन ब्लैक ने हॉपकिंस से एक सिक्का निकालने को कहा। उसने हॉपकिंस से कहा, ये बहुत फेमस इंसिडेंट है, वो हॉपकिंस से कहता है कि ओके, आप इस सिक्के को ना अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, हम्म ठीक है? ठीक है, मुट्ठी में बंद कर लिया। कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अब आप अपनी मुट्ठी खोलो, ठीक है? और अब आप इस सिक्के को देखते रहो। अब डॉक्टर हॉपकिंस उस जो कॉइन है उसको देखते रहते हैं, तो डॉक्टर हॉपकिंस बोलते हैं कि उनकी आंखों के सामने वो कॉइन सबसे पहले तो हल्का नीला होना शुरू हुआ, ठीक है? और उसके बाद नीला होते 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 वो गायब हो गया धीरे धीरे। फिर वो मैन इन ब्लैक उनसे कहता है कि अब इस कमरे में और इस दुनिया में मौजूद कोई भी शख्स कभी भी इस सिक्के को दोबारा नहीं देख पाएगा, ठीक है? तो उसने हॉपकिंस को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि वो यूएफओ से जुड़ी अपनी सारी रिसर्च और फाइल्स जला दे, वरना उसका भी सेम यही अंजाम होगा जो अभी इस कॉइन के साथ किया है उसने, अच्छा कि तुम्हें भी दुनिया से इस तरह से गायब कर दिया जाएगा कि दुनिया में मौजूद कोई भी इंसान फिर तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। तो वो डर गए थे बिल्कुल, उनको मैसेज समझ में आ गया कि ये बंदा आया क्यों है यहाँ पे। हम्म तो जब पूरी की पूरी उनकी कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो गई थी, और तो मुलाकात के आखिर में उस आदमी की जो आवाज़ है वो धीमे धीमी होने लग गई। उसने कहा, माई एनर्जी इज़ रनिंग लो, आई मस्ट गो नाउ। मेरी हम्म एनर्जी ख़त्म हो रही है, मुझे अब जाना होगा। तो वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकला और एक तेज़ रोशनी में गायब हो गया। डॉक्टर हॉपकिंस इतने डर गए थे कि उन्होंने अपनी सारी रिसर्च फाइल्स जला दी और फिर कभी यूएफओज पर काम नहीं किया। अब इसके बाद होता क्या है कि जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो जब उनकी वाइफ घर पे वापस आती है, उनके बच्चे वापस आते हैं, तो बहुत डरे हुए थे। तो उनकी वाइफ ने पूछा उनसे कि भाई क्या हुआ ऐसा? तो उसने बोला कि यार ऐसे ऐसे मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया था, और उस टाइम पे लैंडलाइंस हुआ करते थे।
1970s की बात है ये। क्योंकि यार ऐसे-ऐसे एक बंदे का कॉल आया, उसने बोला कि मुझे एक ऐसे यूएफओ केस के बारे में बात करना है आपसे, और कह रहा है कि वो तुरंत गेट पे भी आ गया। मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप मेरे घर आ जाओ, और तुरंत गेट पे नॉक हुआ तो मैंने देखा आदमी खड़ा हुआ है, तो उसने बोला कि हाँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसको घर में बुलाया, उस पूरा एक्सप्लेन करा कि उसका हुलिया कैसा था, क्या था, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, भाई ऐसा-ऐसा हुआ। अब मैं मतलब अपनी सारी यूएफओ रिसर्च वगैरह ये सब बंद कर रहा हूँ कि जान का खतरा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो खाली मुझे रोकने के लिए तुम लोगों के ऊपर भी कुछ मतलब वो कहते हैं ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, तुम लोगों के साथ भी हम्म, कुछ बुरा कर सकते हैं, ताकि मैं अपना ये काम बंद कर दूं। तो उसकी वाइफ कहती है कि यार पर एक शॉकिंग बात है इस चीज़ में। तो जो डॉक्टर हॉपकिंस है वो बोलते क्या शॉकिंग बात है। वो कहती है कि यार इस लैंडलाइन पे तुमने बताया फ़ोन आया है। हम्म, कहा, कह रहा कि लेकिन हमारी तो लैंडलाइन की लाइन कटी हुई है, इस पे फ़ोन ही नहीं आ सकता। वो और हम्म, चौंक जाते हैं हैंकर की, उस बंदे ने इस लैंडलाइन पे फ़ोन कैसे किया फिर। हम्म, तो कहते कि हमारी जो लाइन है टेलीफोन की वो 2 दिन से कटी हुई है, मैंने तो टेलीफोन कंपनी है उनको कंप्लेन करी हो कि वो हमारी लाइन रिपेयर करके जाए, इस पे तो फ़ोन आ ही नहीं सकता। और वो कहते हैं कि उन्होंने दोबारा से रीचेक करा कि कहीं ठीक तो करके नहीं चले गए थे, तो उन्होंने देखा नहीं, टेलीफोन की लाइन कटी हुई थी। तो मतलब कैसे आया वो फोन फिर? वो भाई देख, अभी जैसे तू पॉडकास्ट ये शुरू होने से पहले बोल रहा था कि भाई कि कुछ ह्यूमनॉइड्स वगैरह वाली कुछ थ्योरी है क्या। हम्म, तो अब मैन इन ब्लैक का कई तरीकों से ज़िक्र आता है। जैसे तो सबसे पहली तो चीज़ कि उनका पहनावा, और उनका जो क्या कहते हैं ना कि फेशियल स्ट्रक्चर, सारी बॉडी की जो भी एनाटॉमी है उनकी, हम्म, सबने ये बताया कि भाई वो ऐसा लगता है कि किसी ने उनका कुछ मेकअप वेकअप करके ह्यूमंस की तरह दिखने के लिए उनको ऐसे कपड़े वपड़े पहनाए गए हैं, वो ह्यूमंस है नहीं। ठीक है। हम्म, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये एलियंस की कोई एक ऐसी रेस हो सकती है, ऐसी प्रजाति हो सकती है, जिसका काम ही यही है कि ऐसे लोगों को रोकना, ऐसे लोगों को वार्न करना जो उनका कुछ सीक्रेट रिवील कर सकते हैं। तो जो एलियंस का अपना चल रहा है ना, क्या पता कोई बिग प्लान टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो कहीं वो राज खुल गया तो हम्म, दिक्कत हो सकती है उनके काम में किसी तरीके से। तो एक ऐसी एलियन ह्यूमनॉइड रेस बनाई गई, एक ऐसी प्रजाति बनाई गई जो इंसान भी दिखे और ह्यूमंस भी दिखे, या फिर वो प्रजाति ही ऐसी है जो इंसान जैसी भी और ह्यूमंस जैसी भी, वो सॉरी एलियंस और ह्यूमंस जैसी ही मिक्सचर है कुछ हम्म, उनका। और उनका काम ही है कि तुम्हें ऐसे लोगों को जाके वार्न करना है, रोकना है। ठीक है। और ऐसे लोगों को ढूंढना है कि जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो इस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। हम्म, तो मे बी पॉसिबल है कि वो इस टाइप की ही एलियन रेस है। जैसे कि मैंने अभी एक लेटेस्ट मूवी देखी थी, बगोनिया करके नाम है। मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई मतलब ऐसी एलियन, और क्या कहते हैं ना कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि हम्म, एलियंस इंसान के रूप में रह रहे हैं और वो कुछ बहुत पावरफुल पोजीशंस होल्ड करते हैं इस दुनिया में। ठीक है। तो उनको मूवी देखनी चाहिए, बगोनिया। ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो उसमें एक्ट्रेस है एमा स्टोन। ठीक है, अपनी वो स्पाइडरमैन वाली ग्वेन स्टेसी। हम्म, भाई उस मूवी में क्या होता है कि जो एमा स्टोन है, अ, वो एक बहुत बड़ी, आई थिंक फार्मा कंपनी की मालकिन होती है, और 2 भाई दिखाए हैं। ठीक अब है। तो वो कर देगा ना यहाँ पे। है, नहीं मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, 2 भाई हैं उसमें। हम्म, उनका ये होता है कि हमें क्या कहते हैं कि एंड्रोमेडन्स है, उनको ढूंढना है। उनको ये कि एंड्रोमेडन्स हमारी पृथ्वी पे मौजूद हैं, और वो इंसान के ही क्या कहते हैं उसमें है, वेश में है। उनको पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और वो तरीका ढूंढ लेता है जो क्या कहते हैं एक्टर है, हीरो है जो मेन है, वो कुछ तरीका ढूंढ लेता है ऐसा कि जिस तरीके से एंड्रोमेडन्स का पता लगाया जा सके, डिफरेंस पता लगाया जा सके कि इंसानों से कैसे अलग हैं वो। ठीक है।
तो वो कैसे पता लगाता है वो भी बड़ा तगड़ा सस्पेंस है भाई, मूवी के लास्ट में खुलता है वो। मैंने भी तो नहीं देखी, देखूंगा फिर ये भी। हाँ, बेगोनिया देखना तो मूवी में, हम्म, तो उसमें दिखाया गया है। तो उसमें जो एमा स्टोन होती है ना, मतलब वो तेरे को स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि एमा स्टोन एलियन है, ठीक है। हम्म, तो जब वो उसको डायलॉग बोल रही होती है ना, तो कुछ कि तुम जानना चाहते हो ना कि इंसान हमारे जैसे क्यों दिखते हैं, तो बोलती है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो स्पीशीज थी डायनासोर्स थी, ठीक है। तो कह रहा है कि बड़े ही मतलब कहते हैं ना कि मैग्निफिसेंट जीव थे, इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग। बट क्या हुआ कि हमारे सम्राट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पृथ्वी पे, जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो पूरी प्रजाति खत्म हो गई, ठीक हम्म, है। और तो बोलती है कि हमारे सम्राट को, एंड्रोमेडन्स के जो सम्राट हैं, उनको बहुत बुरा लगा था, तो उन्होंने उस चीज़ का पश्चाताप करने के लिए एक नई एलियन रेस बनाई, जो तुम इंसान हो, तुम्हें यहाँ डाला गया पृथ्वी पे ताकि तुम अच्छे से इवॉल्व हो सको। बाकी पूरा एक्सप्लेन करती है वो, उसमें वो अनुनाकी वाली थ्योरी भी आती है, सब कुछ आती है, ठीक है। तो कह रही कि हमने फैसला कर लिया था कि इंसानों की प्रजाति को मिटा देना ही सही होगा, क्योंकि तुम लोग जिस तरीके से हथियार बना रहे हो और सब चीज़ें कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, तो इसका जो ये कहते हैं इम्पैक्ट है, वो स्पेस में भी होता है। तो हम्म, कंफ्यूज होता है कि स्पेस में कैसे, कि तुम सोचते हो ना कि वो कहते हैं कि जो एमा स्टोन का कैरेक्टर है वो ये बोलता है कि तुम्हें लगता है कि दुनिया बस इतनी है तुम्हारे चारों तरफ, पर ऐसा नहीं है। तो होता क्या है कि भाई वो बताती है कि हमने तुमको बनाया है हमारे जेनेटिक मैनिपुलेशंस के थ्रू, तो हम तुम्हारे जैसे नहीं दिखते हैं बेवकूफ, तुम हमारे जैसे दिखते हो, हम्म, कि हम ऐसे ही हैं, इंसान को हमने अपने जीन्स के साथ मिक्स करके बनाया, इसलिए तुम हमारे जैसे दिखते हो। तो इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ, कि वो जो रंग रूप रखते हैं अपना, वो हमारे जैसा ही है, ठीक हम्म, है। और हम बस क्या कहते हैं ना कि उसी जो अनुनाकी वाली थ्योरी है कि ये- उन्होंने हमको अपने जीन्स के साथ मैनिपुलेट करके बनाया, कि इस हम्म, पृथ्वी पे मौजूद जो स्पीशीज थी एप्स की, उनका जीन स्ट्रक्चर लिया, और अनुनाकीज ने अपना जीन स्ट्रक्चर लेके उन दोनों को आपस में फ्यूज करके एक नई स्पीशीज बनाई ऐसी, तब हम लोग ऐसे बने हैं आज के टाइम पे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस बात की पूरी, कि हाँ वो अभी भी वैसे ही उसी रंग रूप में हमारे बीच में हो, घूम रहे हो सारी चीज़ें फिर। और हमें पता ही नहीं है वो घूम एग्जैक्टली रहे। exactly, ये हो सकता है। लेकिन फिर बात ये भी आती है ना कि अगर ऐसा है तो वो रेप्टिलियन रेस वाली चीज़ कहाँ से आ जाती है। मतलब कि है काफी सारी वो चीजें हैं ना क्योंकि बीच फिर में। फिर फिर ना क्या कहते हैं कि रेप्टिलियंस भी हैं, फिर ये भी हैं, हाँ। तो कैसा हो सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है बिल्कुल, कि जैसे ये प्लैनेट अर्थ है, ठीक है, इस प्लैनेट अर्थ पे ही कितनी सारी इंसानों की प्रजातियां हैं जो रंग, रूप, हाइट में, ठीक है, क्या कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में एक दूसरे से डिफरेंट है, बट एट द हम्म, एंड ऑफ द डे है सब ह्यूमंस ही। तो ऐसा हो सकता है कई सारी ऐसी एलियन स्पीशीज हो, ठीक है, जो है एलियन ही, और अपने से और एक दूसरे से रंग रूप और स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंट हो, क्योंकि वो अलग अलग प्लैनेट्स और अलग अलग सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि भाई अब उनके बीच में भी एक पावर टसल हो कि भयंकर की अर्थ पे कौन कब्जा करेगा, तो हम्म, रेप्टिलियंस अपना कुछ ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, ऐसे ही एंड्रोमेडन्स कुछ अपना ग्रुप बना के बैठे हैं। एक कौन से एलियंस हैं, एक बंदा वो कमेंट करता रहता है हमारे उसमें, कहता है वो वाइकिंग वाले, वाइकिंग की तरह दिखने वाले एलियंस हैं वो। वाइकिंग की तरह। हाँ, हाँ चल होंगे, मैं देखता हूँ अभी। वाइकिंग की तरह दिखने वाले एलियंस हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाओ, है ना। तो तो इस टाइप की अलग अलग एलियन स्पीशीज हैं जो मे भी हो सकता है कि हमारी प्लैनेट अर्थ पे मौजूद हों, हम्म, और किसी भी तरह का उनके बीच में कोई क्या कहते हैं ना कि पावर के लिए कोई सीक्रेट और साइलेंट टाइप का बैटल चल रहा है जो हमको नहीं दिख रहा, हम्म, है ना। तो वही है कि इसलिए कहते हैं ना कि जब जब एलियन साइटिंग्स होती हैं तो हर किसी के अलग एक्सपीरियंस है। कोई एब्डक्शन के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता है अपने, ठीक है, कोई बोलता है कि मैंने यूएफओ देखा, तो क्या कहते हैं कि
उनको कुछ एक बहुत पॉजिटिव वो होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है इस टाइप की चीज़ें। नॉर्डिक एलियंस। नॉर्डिक एलियंस, हाँ। तो अब ये नॉर्डिक एलियंस भी कोई प्रजाति हो सकती है ना। प्लेडियंस भी होते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स पे होते हैं, एक सीरियस पे रहने वाली प्रजाति है कोई। एलियंस की भी बहुत सारी स्पीशीज हैं। बिल्कुल। अब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते हैं उस हिसाब से बता रहे हैं, हमें तो पता नहीं कि कितनी प्रजाति होती होगी, हमें तो मूवीज में देखिए लाइक ग्रे एलियंस वही पता है हमको। ग्रे एलियंस के लिए बोला जाता है कि जो ग्रे एलियंस है ना वो रियल एलियन स्पीशीज नहीं है, वो एंड्रॉयड एलियंस है। मतलब कि जैसे आज के टाइम पे हमने ड्रोन्स बना रखे हैं ना कि हम स्पाई ड्रोन्स हैं, तो ड्रोन जाता है उड़ के और वो दूसरे देश की पूरी निगरानी करता है, स्पाइंग करता है ऊपर हवा में से। तो कहते हैं कि ऐसे ही वो एंड्रॉयड एलियंस हैं, ड्रोन एलियंस है जिसको मेन एलियन स्पीशीज पृथ्वी पर भेजती है कंट्रोल और करती है उन्हें। उनके थ्रू वो मतलब उनको कंट्रोल कर रहे हैं रोबोटिकली, टेलीपैथिकली, कैसे भी। और उसके थ्रू सारा का सारा क्या कहते हैं कि इंसानों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा हो। कोई और एलियंस की कोई पर्सनल थ्योरी, मैन इन ब्लैक के बारे में तो हम डिस्कस कर लिया। हाँ, मैन इन ब्लैक के से एक और थ्योरी मेरे दिमाग में आ रही है। एलियन कंस्पिरेसी थ्योरीज या एलियन के एग्जिस्टेंस की थ्योरीज के बीच में जहाँ भी मतलब ये सब कुछ एरिया 51, मैन इन ब्लैक, सब कुछ जो आके जुड़ता है, वहाँ पे एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी जाती है जिसका नाम है मैजेस्टिक 12। इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है लेकिन रिसर्च नहीं करी आज तक मैंने। है क्या ये क्या है? ये 12 लोगों का एक टॉप अल्ट्रा प्रो मैक्स सीक्रेट ग्रुप है भाई, मैजेस्टिक 12। मैजेस्टिक 12। क्या बताया गया इसके बारे में? तो मैजेस्टिक लाइक 12 लोग हैं इस ग्रुप में। जैसे तूने अम्ब्रेला एकेडमी देखी है, तो देख ली। उसमें जो डॉक्टर हारग्रीव्स हैं, जब वो पूरे वो जो अम्ब्रेला एकेडमी के जितने सारे मेंबर्स हैं वो पास में ट्रैवल करते हैं और डॉक्टर हारग्रीव्स से मिलते हैं, तो वो देखता है ना, तो एक जगह पे वो डॉक्टर हारग्रीव्स हैं, वो 10-12 काली टोपी हैट वाले लोगों के साथ बैठे होते हैं और उनको मार देते हैं वो एक जगह पे। समझ गया मैं, है ना। तो वो क्या ना, वो मैजेस्टिक 12 के लोग हैं सारे के सारे। अरे मैंने सुना है वो, मैं तेरे को बता भी तो रहा था कि मतलब कि इसमें मैजेस्टिक 12 की बात करी गई है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि डॉक्टर हारग्रीव्स जो है वो एक एलियन स्पीशीज का बंदा है, ठीक है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि जब डॉक्टर हारग्रीव्स पहली बार अर्थ पे आए थे तो मैजेस्टिक 12 के ही लोगों से उनका कांटेक्ट हुआ था। 1940 इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 1947 के रोजवेल क्रैश के बाद यूएस गवर्नमेंट ने 12 बड़े साइंटिस्ट, मिलिट्री लीडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक टीम बनाई थी। तो इस टीम का कोड नेम था मैजेस्टिक 12। हाँ, और इस लिस्ट में उस वक्त के सबसे पावरफुल लोग शामिल थे, जैसे रॉस्को हेलेन कोटर, CIA के पहले डायरेक्टर, वनेवर बुश, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी काम किया था, ठीक है। जेम्स फॉरेस्टल, उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जिनकी मौत भी एक मिस्ट्री है। MJ12 क्या काम करती थी? थ्योरीज के मुताबिक इनका रोल सिर्फ रिसर्च तक लिमिटेड नहीं था। कहते हैं MJ12 ने क्रैश्ड UFO से एलियन टेक्नोलॉजी निकाली और उसे मॉडर्न गैजेट्स जैसे फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोचिप्स बनाने में यूज़ किया। इनका सबसे बड़ा काम था एविडेंस मिटाना। यही वो लोग हैं जो मैन इन ब्लैक को कंट्रोल करते हैं ताकि कोई गवाह मुंह ना खोले। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि MJ12 ने एलियंस के साथ एक सीक्रेट डील की थी, हमें टेक्नोलॉजी दो और बदले में तुम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये थोड़ी वाइल्ड थ्योरी है। तो अब देखना कि जैसे मैन इन ब्लैक को कंट्रोल करने वाली बात आई सामने, तो जैसा कि मैंने तेरे को बताया कि जो भी इनके बारे में थ्योरी है उसमें सबसे जो इस मैजेस्टिक 12 का वो बताया जाता है, इनके बारे में जब बताया जाता है तो बोलता है कि भाई ये टॉप सीक्रेट, द मोस्ट टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है 12 लोगों का, जिसे गवर्नमेंट ने क्रिएट करा है। और ये इतने पावरफुल लोग हैं कि ये किसी को जवाब नहीं देते, ठीक है।
इन्होंने पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले एलियंस के साथ डील्स करी कि जैसे उसमें बताया कि हमें टेक्नोलॉजी दो और हम तुम्हें इंसानों पे एलियंस वो एलियन एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दे देंगे। ये जो बात है भाई, ये कहीं ना कहीं रिलेट करती है वो ऐसे कि जब भी कोई बंदा गायब होता है या कुछ ऐसी सस्पिशियस सी एक्टिविटी होती है, तो ये लोग कवर अप करने आ जाते हैं, ना कि उसकी छानबीन करते हैं, हम्म, है ना। तो इससे जाहिर होता है कि कोई ना कोई तो है ना भाई पीछे से जो काम कर रहा वही तो है ना। पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस बात की कि हाँ एक ऐसी टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन 100% एग्जिस्ट करती है कि जो ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल एक्टिविटीज़ फिनोमेना जो भी हो रहा है इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है और सब कुछ खुद से हैंडल करती है, उनको किसी को जवाब नहीं देना। इवन यहाँ तक कि अभी जब एक रीसेंट पॉडकास्ट हुआ था बराक ओबामा का, तो जब पॉडकास्टर ने बराक ओबामा से पूछा था कि डू यू बिलीव इन एलियंस, एंड जब आप प्रेसिडेंट थे तो क्या आपको एलियंस के बारे में भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वगैरह पता चली थी, कुछ ऐसा बताओ मेरे को आप। तो बराक ओबामा कहते हैं कि यस आई बिलीव इन एलियंस, तो यस देयर आर एलियंस बोला था बराक ओबामा ने, ये बोला था कि हाँ एलियंस हैं। और जो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, कुछ देखा वेखा था आपने भी एलियन वेलियन, तो कह रहा कि नहीं मैंने कोई एलियंस देखे नहीं है, ना मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, और बट हाँ मैं मानता हूँ कि एलियंस हैं। तो फिर जब थोड़ा सा खलबली मच गई इस बयान से कि यार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो रहे एक समय पे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहा है कि भाई एलियंस होते हैं, ठीक है, तो आग लग गई सारे में कि भाई देखो फोन दिखाइए अपना। क्या कहते हैं कि उसमें भी वो हुई है कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके का सॉफ्ट एक्सेप्टेंस है कि अमेरिकन गवर्नमेंट या दुनिया की बाकी गवर्नमेंट्स एलियंस और एलियन टेक के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानती हैं। ये तो है। देख, एक एक पेज है बंदे का, JR ट्रम्प। ये है डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, JR करके लिखा हुआ उस बंदे ने। तो एक बार मैं ऐसे ही ना स्क्रॉल कर रहा था इसके, मतलब मेरे सामने अचानक से आया, तो स्क्रॉल करते करते इसमें एक पोस्ट था इस बंदे का कि उसमें मतलब देखना पड़ेगा अभी इसमें, है ना। तो उसमें उस बंदे का कहना था तुम्हें अपने जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहर से आए हुए एलियंस पर। उस बंदे ने ऐसा करके ट्वीट डाल रखा था वो, और वो उसने इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट कर रखा था। तो अभी मैं देख रहा हूँ, अगर वो मिल जाएगा तो मतलब उसके कहने का क्या मीनिंग था इस बात से कि एलियंस ऑलरेडी यहाँ हैं, तो तुम मतलब उस चीज़ पे जाहिर तो फोकस यही हो करो रहा था। कि हाँ कि अपने लोगों पे ध्यान दो क्योंकि उन्हीं के बीच में कुछ एलियंस हैं जो उनका रंग रूप लिए बैठे हैं। हाँ, तो मे बी पॉसिबल हो सकती है बात की शेप शिफ्टिंग एलियंस हो, मे भी हो सकता है। है ना। और यार कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बड़ी सारी है एलियंस के बारे में। वो डिलीट कर दिया भाई इस बंदे ने पोस्ट। पोस्ट डिलीट कर दिया, क्या पता पहुंच गई होगी इसके पास भी कुछ ना कुछ कॉल या कोई मैसेज, या इंस्टाग्राम ने ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया हो। अब ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसने डिलीट कर दिया है। पॉसिबिलिटी तो है। नहीं मिल रहा इसमें। ये Democrats once again proving that they are the party of illegal aliens and criminals. हम्म, हम्म, वो इनडायरेक्टली क्या पता वो
कह रहा हो इस चीज़ को, एग्जैक्टली हो सकता है है ना? इनडायरेक्टली कुछ कह रहा हो इस चीज़ के बारे में। और अ, क्या कहते हैं, रिसेंटली ना मैं मतलब कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो उसमें मुझे एक बंदे का वीडियो दिखा, तो वो कुछ ऐसा फोटोग्राफ्स दिखा रहा था, तो कह रहा था कि यार ये सारी फोटोग्राफ्स देखो, ये हमारे सारे एंसेस्टर्स हैं। जैसे उसमें वो जो अमेरिका में हुए नेटिव इंडियंस, ठीक है, उनको दिखा रहा था वो, फिर मायंस को दिखा रहा था वो, फिर इनविट्स करके कोई ऐसे ही पुरानी सिविलाइजेशन थी कोई, ठीक है, उनको दिखा रहा था वो, फिर वो क्या कहते हैं इंडिया की ही ऋषि मुनीस की जो फोटोज़ को दिखा रहा था वो। तो बोला कि यार तुम इन सब में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? तो मैंने देखा, मैंने क्या कॉमन है इन सब में? मैंने सोचा कहीं कल्चर कॉमन है, ये कॉमन है, पर उसने बोला कि क्या तुमने इनके बालों को नोटिस करा? तो मैंने देखा कि हाँ यार, सबने ही लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि ये कहते हैं कि क्यों हमारे एंसेस्टर्स पहले अपने बालों को काटा नहीं करते थे? क्यों जितने भी ज्ञानी लोग हैं, तुम देखोगे उनके बाल हमेशा तुम्हें 90% ऑफ द टाइम लंबे ही दिखेंगे। और दाढ़ी भी बड़ी हुई। दाढ़ी भी रहेगी, बाल भी लंबे दिखेंगे, तो ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि ये कहते हैं स्पिरिचुअल प्लेन में, स्पिरिचुअल डायमेंशन में क्या होता है कि बालों का सिर्फ क्या है ना कि कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस नहीं है कि आपके लुक को बढ़िया बनाते हैं, आप सुंदर दिखते हो बालों के, नहीं, इनका स्पिरिचुअल क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है वगैरह। कि इंसान के जो बाल होते हैं ना, वो हमारे हमारे आसपास की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज है ना, उससे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि जिसके इंसान के जितने लंबे बाल होंगे, ठीक है, और वो उतना ज़्यादा मतलब ज्ञानी होगा। अब लोग कहेंगे यार और लेडीज़ों के तो इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, वो तो नहीं होती इतनी ज्ञानी। मतलब आई डोंट मीन टू से कि मतलब सब लेडीज़ वैसे, मतलब कि इन जनरल कि उनको मतलब साइंटिस्ट होना चाहिए, उनको मतलब दुनिया का सारा ज्ञान होना चाहिए, बट नहीं होता। मतलब तू एक उस वे में, नॉर्मल इंसान की हाँ, तू उस तरह वे ही में कह होते रहा है हैं, कि अगर हो बाल तो कुछ ना कुछ बड़े ओहदे पे बैठी हो आज के टाइम में। बड़े ओहदे पे, या मतलब उनको स्पिरिचुअल ज्ञान हो ऑटोमेटिकली। हम्म। अब बिना किसी से सीखे। हाँ, बट इस चीज़ के कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान जो किसी भी तरह के रास्ते पर चल रहा है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्या कहते हैं स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो अगर उसके बाल लंबे होंगे, ठीक है, तो उसका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं आसपास की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज है ना, तो बाल उसके थ्रू क्या कहते हैं उस एनर्जीज को सक इन करेंगे और ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ताकि आपका ब्रेन और अच्छे से इम्प्रूव्ड और एनहांस्ड काम करे। तो उसने कहा कि यही रीज़न है कि हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स थे वो अपने बालों को लंबा रखा करते थे, क्योंकि उनको हमारे बालों के लंबे होने की स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस का पता था। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर उसने ऐसे ही जैसे मैं वो बता रहा था, बगोनिया मूवी के बारे में मैंने बात करी, तो मेरे को एकदम से वो स्ट्राइक हुआ। उसमें वो जो वो करता है ना बंदा, जो मेन एक्टर है, वो एमा वॉटसन को जब पकड़ लेता है, कैद कर लेते हैं वो सबसे पहले पता है क्या करते हैं? वो कहते हैं कि इसके बाल काट, पूरा उसको टकला कर देते, ट्रिमर फेर के उसके सर पे। तो वो दूसरा बंदा होता है, बाल क्यों काटने? वो कह रहा है कि बड़ी सुंदर सी लगती है, उसको कह रहा है अरे यार नहीं नहीं इसके बाल नहीं काटते। कह रहा है कि बेवकूफ़, इसके बाल काट, इसके बाल एंटीनास की तरह एक्ट करते हैं, ये अपने क्या कहते हैं कि जो बाकी लोग हैं उनको इन्फॉर्म करके बता सकती है कि ये कहाँ फंसी हुई है और हम पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने उसके एंटीनास को काट दिया। एग्जैक्टली तो हमारे बाल कहीं ना कहीं एंटीनास की तरह एक्ट करते हैं कि हम किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसीज को पकड़ सकते हैं अगर हम फोकस करें अपना दिमाग। इवन यहाँ तक कि जैसे हाँ, एक बंदे ने हमारे उसमें कमेंट किया हुआ था कि बूगा स्फीयर के ऊपर भी कुछ डिस्कशन करना आप। तो बूगा स्फीयर के बारे में तेरे को पता है थोड़ा बहुत? तो बूगा स्फीयर अगर क्या नाम है, मैंने जो देखा ना उसके बारे में, तो ये काइंड ऑफ बोगस ही है। बोगस है? तेरे को क्यों लगता है बोगस है? बोगस इसलिए लगता है कि जिस बंदे ने क्लेम करा था ना उसको, तो
पहले भी मतलब उसका आया कि उसने पहले भी ऐसा जो मेक्सिको में जो ममीज मिली थी वो हम्म एलियन ममीज, हम्म। तो उसमें भी उसका हाथ था। अच्छा, तो तो इस जो वजह से। मेक्सिको में जो वो एलियन मम्मीज, वो छोटी छोटी 3-3 फुट हाँ की वो वही मम्मीज दिखाई गई थी, तो वही। उसका ये प्रूफ थोड़ी हुआ था कि वो नकली हैं, वो नहीं हो गया था, कि नकली हैं वो। नकली है वो। इनसेन। तो बोगास्फियर का भी ऐसे ही बोल रहे हो, नहीं तो अगर इतना ज़्यादा मतलब कुछ होता भाई, वो तो बहुत ऐसी चीज़ क्योंकि है बूगास्फीयर ना। का एक वीडियो आया था कि वो उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बस उस तो उसको उसके आस पास जाके वो कुछ भी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वो अपनी दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे थे, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो कुछ संस्कृत श्लोक गा रहे हैं उसके आसपास, गायत्री मंत्र गा रहे हैं, तो उस पर लाइट्स वगैरह जलने लग गई थी अपने आप ही, वो वाइब्रेट करने लग रहा था वो। हाँ वो काइंड ऑफ बस ये मान की एक ट्रिक कुछ थी कुछ। कुछ ट्रिक कर रहे हैं, क्योंकि जो वो बंदा है ना भाई, हम्म। उसका तो उससे भी कनेक्शन है। देख दिखाता हूँ तेरे को, इसमें तो आने का नहीं है, गूगल पे दिखाना पड़ेगा। ये कोलंबिया में मिला था, है ना। हाँ। हाँ तो इसमें लिखा हुआ यही कि मतलब संस्कृत मंत्र से, रिएक्टिंग ऑन हाँ, संस्कृत with मंत्र। reports of it increasing in weight and reacting to संस्कृत mantras, ठीक है। हम्म, तो the environmental impact site where the sphere fell showed signs of dehydrated dead soil grass suggesting an invisible energy। ओके, जहाँ पे गिरा था तो वहाँ पे मिट्टी पूरी सूख गई थी, और जो घास थी वो भी जल गई थी पूरी। हाँ तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जिस बंदे को ये मिला था ना, तो वो बंदा इसके पास लेकर के गया उसे। ये क्या नाम है इस साइंटिस्ट का जो दिखाते हैं उसमें वो, बॉब लजार। बॉब लेजार्ड। अबे ये नहीं, क्या? बॉब लेजार्ड नहीं वो, यार वो बंदा नहीं मिल रहा मेरे को। ये है शायद वो। तो बॉब लजार ही तो है ये। रुक जा। ये है ये वाला। तो कौन है? ये तो मास्क में है ये। हाँ इसका यार नाम नाम नहीं दिख रहा है। चल छोड़, होगा जो भी होगा ये। ठीक है, तो ये बंदा है, इसके पास वो लेकर के गया। हम्म और वो क्यों लेके गया इसके पास, उस वो बंदे का कहीं कहना ये था कि अगर मैं गवर्नमेंट को इस हवाले कर देता हूँ तो इसकी जो भी अपडेट होगी ना वो किसी को नहीं मिलने वाली। और ठीक वापस है, भी नहीं मिलेगा और ना फिर ये। वापस मिलेगा, तो वो इस पर्सन के पास लेके गया उसको। ठीक है। तो इसने वो सारी जो भी रिसर्च करके जो भी ये बताया ना कि मंत्रास पे रिएक्ट कर रहा है और चिप का साइज बड़ा हो जा रहा है, भारी हो जा रहा है वो, तो वो सब इसने बताया। ओके। तो जो मम्मी वाले टाइम पे भी यही बंदा इन्वॉल्व था उस पर। तो जो डिबंकर्स हैं उन्होंने ही बताया कि ये बंदे का ऐसी है, ये मतलब साइंटिस्ट की तरह वो करना चाहता है अपना नाम फेमस। हम्म। तो ये हर जगह तो मैं ऐसे मिलेगा ही। ओके। बाकी तो यार, मतलब एक तरह का रैबिट होल है ये। मतलब हम्म, आप जब उतरते हो ना ढूंढने, तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेगी। ऐसा लगता है कि हाँ, एक ब्रांच में से कई सारी ब्रांच निकल रही है ना। एलियंस हैं तो क्या एक ही स्पीशीज़ है? डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, वो क्या करने आई हैं, क्या करना चाहती हैं यहाँ पे, क्या उन्हें हम्म। हमसे मिलेगा, है ना। ये क्या है हमेशा इस, साथ ही थी हमारे वो। आई थिंक इसका नाम ये है जेमी मोसान। जेमी
मॉसन, जेमी मॉसन प्रेजेंटेड टू स्मॉल स्फीयर। जर्नलिस्ट है वो, साइंटिस्ट कहाँ है वो, मैक्सिकन जर्नलिस्ट है वो। ठीक है, जेमी मॉसन इज इन्वेस्टिगेटिंग अ allegedly 12,560-year-old metallic glowing sphere that fell in Buga, Colombia in 2025, claiming it exhibits scientist नहीं है। strange properties like changing its own weight, having fibers and bizarre engravings. While touted as potential alien technology, the object faces scrutiny over missing data and the investigation's mixed track record. ये साइंटिस्ट नहीं है बंदा, ये जर्नलिस्ट हाँ, है जर्नलिस्ट और है ये। ये अपने आप को मानता साइंटिस्ट है, समझा। ओके, तो ये करता है ये चीज़ें ऐसी, मतलब ये नशा करता है ये। ये सू का नशा करता है एलियंस का। तो ये थोड़ा है इसका, है ना। तो इसको डिबंकर्स ने भी बताया था कि भाई इसका तो यही चक्कर है। हो सकता है, इंटरेस्टिंग। तो यार वही है कि काफ़ी सारी थ्योरीज है। आज हमने मैन इन ब्लैक्स डिस्कस किए, मैजिक स्टिक 12 डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीक हम आते हैं एक और ऐसी ही अमेजिंग थ्योरीज और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, हमेशा की तरह कमेंट्स में सजेस्ट करो न्यू टॉपिक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक।